Hello students, good morning. I am your SST teacher Neta Teneja. Yes students, before we start today's topic, let's revise the previous topic. Yes students, इस अब तक हम हिस्ट्री चैप्टर 1 में रीड कर चुके हैं. हाउ व्हेन एंड वेयर्स में हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये रीड कर चुके हैं हम. और कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ थे इसके बारे में रीड कर लिया है. यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग हाउ डू वी पीरियोडाइज. पीरियोडाइज मीन्स जो भी हमारी हिस्ट्री के अंदर वर्क होते थे वो किस तरीके से किस टाइम पीरियड के अंदर हम उनको सेटिंग करते हैं, किस टाइम पीरियड के अंदर हिस्ट्री में उनको काउंट किया जाता है. लेट्स स्टार्ट. इन 1817 जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश थे, इकोनॉमिक स्कॉटिश एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे. उन्होंने पब्लिश किया था वॉल्यूम वर्क ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन हिज डिवाइड इंडिया. उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. इट मीन्स कि उनका ये बोलना था कि सबसे पहले यहाँ पर हिंदूज जो थे उनके राज चलता था, उसके बाद मुस्लिम्स का, और आफ्टर दैट ब्रिटिश. दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. इसको जो ये पीरियोडाइजेशन जो उन्होंने किया था उसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया था. बट क्या आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? मीन्स उनका ये था कि पहले हिंदुओं का राज था, हिंदुओं के बाद मुस्लिम्स का आ गया, मुस्लिम्स के बाद ब्रिटिश का. उनका ये बोलना था कि जब ये हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे ये पहले एक दूसरे को डोमिनेट करते थे, एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर दिखाते थे. तो क्या ये ट्रू था? इस तरीके से हम इसको आगे देखेंगे. Mill thought that all Asian societies were at a lower level of the civilization than Europe. मीनिंग वो मिल सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ है, जो इंडियंस हैं, वो यूरोपियंस के कंपैरिजन कम सिविलाइज्ड हैं. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ अ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया. जब उनके अकॉर्डिंग जब वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के अंदर आए, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो रूल कर रहे थे कंट्री के ऊपर. रिलीजियंस टॉलरेंट, जो उनके किंगडम थी, जो उनके राजा थे, वो अपने जो पर्सन्स थे, जो उनके किंगडम के अंदर जो पीपल्स थे उनके ऊपर इंटॉलरेंस करते थे. कास्ट एबूज मीन्स कि जिसको अच्छा नहीं माना जाता, और बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे हमारे इंडियंस. ब्रिटिश मिल का सोचना था कि जो हमारे इंडियंस हैं उनको वो सिविलाइज्ड करेंगे. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness to Indian peoples. वो ये सोचते थे कि वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे इंडियंस को एनलाइटमेंट में उनको नॉलेज देंगे, उनको जागरूक बनाएंगे, उनको हैप्पीनेस देंगे. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल. उनको लगता था कि जिसके लिए हमारा इंडिया जो कैपेबल नहीं है, इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी प्रोग्रेस नहीं करवा सकता था. In this side of the history, British rule represented all the forces of the progress and civilization. इसके लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे रूल्स बनाए हमारे इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए. In any case, can we refer the any period of the history as Hindu and Muslim? क्या आपको लगता है कि जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उनके अलावा से ये हिंदू और मुस्लिम ही थे? हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर ही पहले सारा यहाँ पर हमारी हिस्ट्री चलती थी, आपस में दोनों फाइट करते रहते थे. That the lives of the practice of the other do not really matter. We should always remember that even ruler in the ancient India did not all share the same faith. हिंदू मुस्लिम का ये जो डिवाइडेशन हुआ था उसको ज़्यादा सही नहीं माना गया, और उसके बाद आगे जाकर दोबारा इसका जो है हमारा डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन किया गया. हिस्टोरियंस हैव द यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन एंशियंट, मेडिवल एंड अ मॉडर्न टाइम पीरियड. ये जो है हमारा बेस्ट माना गया डिवाइडेशन जो है हमारा क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया था. स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए मॉडर्निटी जो होती है उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और जो इक्वलिटी लेकर आए थे इंडियंस के अंदर उसको उन्होंने रेफ़र किया. मिडाइवल पीरियड वो होता है जो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का टाइम पीरियड होता है. Uncritically accepted this characterization of the modern period to describe the period. As we see, British rule people did not have equality, freedom and liberty. ब्रिटिश के रूलर्स के अंदर वो जो थे हमें प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिली थी, हमें इंडियंस को कोई किसी तरीके से वो इक्वलिटी नहीं थी, और ना ही वो हमें किसी तरीके से फ्रीडम और लिबर्टी नहीं दे रहे थे. वो हमारे ऊपर इकोनॉमिकली पूरी तरह से हम पर राज कर रहे थे.
तो इस टाइम पीरियड को बोला गया था कॉलोनियल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कॉलोनियल। ये स्टूडेंट्स कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एस्टेब्लिश फॉर देयर रूल। ब्रिटिश जो है वो रूल करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर आए थे। और कॉलोनियल मीन्स जब किसी कंट्री के अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर जब आप कोई सब्जुकेटिंग करते हैं, सब्जुकेटिंग मीन्स आप उसके ऊपर पूरी तरीके से आप उस पर राज करते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से आप उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, दैट इज़ सब्जुकेशंस। और ब्रिटिशर्स जो थे वो कलेक्ट रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। वो हमारे जो भी फार्मर्स है उनसे हर तरीके के जो भी उनकी क्रॉप्स होती थी उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगाने लगे थे। बॉट दे गुड्स दे वांटेड एट द, जो भी उनको गुड्स वगैरह जो भी सामान चाहिए होता था उसको वो लो प्राइस पर परचेज़ कर लेते थे और उसको अपनी कंट्री में जाकर हाई प्राइस के ऊपर सेल कर देते थे। इसी तरीके से वे हमारे फार्मर्स का जो प्रॉफिट था वे सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा। और ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे जो फार्मर्स थे उनसे उस प्राइस के बदले में रेवेन्यू लेने लग गए थे। और जो भी फसल उनको चाहिए होती थी वही फसल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे फार्मर्स को बोलने लग गए थे, वही फार्मर्स उनको क्रॉप ग्रो करके देते थे। इसी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से हमारे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरल चेंजेस के ऊपर हम पर डोमिनेशन कर रहे थे। इसी चीज़ को सब्जुगेशंस कहा जाता है। सब्जुगेशन देखिए स्टूडेंट्स, द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशंस। Yes students, next is administration produces records. One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of the writing was important. ब्रिटिश ये सोचते थे स्टूडेंट्स कि जो जितना भी मैटर, जितने भी चीज़ें राइटिंग में होती हैं उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। इस वजह से ब्रिटिशर्स को एक रिकॉर्ड रूम की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बनाया और जिसमें कि सारे जितने भी रिटन मटेरियल होता था उन सभी चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड रूम के अंदर स्टोर करके रखा जाता था। द ब्रिटिशर फेल्ट दैट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इस वजह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, तहसीलदार ऑफिस बनाए, कलेक्ट्रेट ऑफिसर्स एंड कमिश्नर्स के ऑफिस, हर ऑफिस के बाहर उन्होंने एक वहाँ पर एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया। और लेटर एंड मेमोज दैट मूव्ड वन ब्रांच टू द, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर जो लेटर या मेमोज जाते थे उनकी एक एक कॉपीज़ रखी जाने लगी। You can also study notes and reports that district official prepared instructions. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी रिकॉर्ड रखते थे, जो भी पेपर्स बनाते थे, उन सभी की एक एक कापी रखी जाने लगी और उनकी राइटिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसकी वजह से एक ब्यूटीफुल राइटिंग स्पेशलाइज्ड रखा गया जिसको कैलीग्राफी बोला जाता है। कैलीग्राफी दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। तब तक एक कॉपी की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगी थी और उनका रिकॉर्ड रखा जाने लगा था। रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज द प्रोसीडिंग ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स का स्टूडेंट्स ये मानना था कि किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करने से पहले आपको उस कंट्री को जो है प्रॉपरली जान लेना चाहिए। कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। किसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जान लेना चाहिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट ऑफ द मैप एंटायर कंट्री। 19th सेंचुरी से पहले पूरी कंट्री का जो है वो डिटेल्ड में सर्वे कर लिया गया था। विलेजेस जो हैं उनके रिवेन्यू सर्वेज हैं सब कंडक्ट कर लिए गए थे। द एफर्ट्स वाज नो द टोपोग्राफी होती है स्टूडेंट्स किसी भी एरिया की, जो हम लैंड है वहाँ की फ्लोरा फोना इनसे रिलेटेड जो भी पूरी नॉलेज होती है दैट इज़ टोपोग्राफी। द सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फोना, लोकल हिस्ट्रीज उस एरिया की, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वहाँ की, किस टाइप की वहाँ पर फसल जो है वो ग्रो होती है, कौन सी फसल अच्छी ग्रो की जा सकती है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड। बहुत सारे इस तरीके के ऑपरेशन जो वहाँ पर हो चुके थे। पीपल इन ऑल द प्रोविजंस ऑफ द इंडिया नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कास्ट। जो कि वहाँ के लोग थे उनके अंदर किसी भी तरीके की पहले उनको कास्ट वगैरह की किसी तरीके की नॉलेज नहीं थी, उनके रिलीजन के, उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड।
देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बहुत सारे बोटेनिकल सर्वे किए गए थे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज वगैरह पूरे पहले ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट किया था इंडिया की पूरी नॉलेज लेने के लिए, ताकि उसके ऊपर अच्छे से वो हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर सकें। येस, कम टू द नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें किस तरीके के बारे में, किस चीज़ की नॉलेज हमें नहीं मिलती है। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उससे हमें ये तो पता चल जाता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर वहाँ का ऑफिशियल वर्क कैसा था, वहाँ की किंगडम जो थी, वहाँ का राजा किस तरीके से खाता था, क्या पहनता था, किस तरीके का रूल होता था। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी तो हमें ईजीली वहाँ पर रिटर्न में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, और किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था ये सारी पता चल जाती थी। बट स्टूडेंट जो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन पीपल्स होते हैं, वो अपने बारे में किसी तरीके से कुछ भी नहीं राइट करते हैं, तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो हमें नहीं मिल पाती थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, जिसके लिए हमें दूसरी जगह देखना पड़ता था। व्हेन वी बिगिन टू सर्च ऑफ दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, बहुत सारी नॉलेज हमें इसके लिए लेने लगी। देयर आर मोर डिफ़िकल्टी, बहुत सारी हमें डिफ़िकल्टी आने लगी। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ द पिलग्रिम एंड द ट्रैवलर, हम लोगों के पास जो लोग थे जो अकाउंट्स का वर्क करते थे, उनकी कुछ डायरीज़ हमें अवेलेबल हुई। जो ट्रैवलर्स थे वो कुछ ना कुछ अपना जो नोट करके रखते थे। ऑटोबायोग्राफी, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ जो लिखी जाती थी उनसे नॉलेज लेने लगे। और पॉपुलर बुकलेट्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक जो है न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हो गया था, तो लोकल बाज़ार के अंदर जो फेमस बुकलेट्स सोल्ड आउट होती थी उनसे हमें नॉलेज मिलने लगी। एज द प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड द इश्यूज़ वर डेटेड इन पब्लिक, और न्यूज़पेपर्स थी तो उनसे हमें कुछ पुराने न्यूज़पेपर से डेट्स वगैरह पब्लिकली मिलने लगी। लीडर एंड रिफॉर्मर्स, लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ लिखते रहते थे। पोइट एंड नॉवलिस्ट रोट द एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को नोट करते थे, एक्सप्रेस करते रहते थे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेचर, जो लिटरेट थे वो ये सारी चीज़ें नोट करते रहते थे, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। All those sources, however, were produced by those who were literate. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. Peasants और tribals जो थे उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें फिर भी नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। द वर्कर्स इन द माइंस, जो वर्कर थे, जो पुअर पीपल जो स्ट्रीट्स पर रहते थे, गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इन अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उनकी लाइफ जो है बहुत नॉलेज जानने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हमें हो रही थी। सो दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, थोड़े एफर्ट्स करने से हमें इसकी नॉलेज मिल रही थी। तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी रीड दिस बुक वी नो द about details in this chapter. So this much for today. I hope you enjoy your chapter and doing your work SST very well. Have a nice day.